अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी उस वक्त बढ़ी थी जब ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई थी और उसके बाद हमने देखा कि मामलात इस हद तक आगे बढ़ गए कि पाकिस्तान की जानिब से तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे ईरान के साथ वो मुअत्तल कर दिए गए थे। अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया गया था और जो ईरानी सफ़ीर था जो कि वो वहीं पर मौजूद थे उनको वापस आने से रोक दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान एक डिसीजन लेता है और डिसीजन ये लेता है कि जो ईरान की सरहद पर दहशतगर्दों के जो भी ठिकाने थे उस पर पाकिस्तान एक एयर स्ट्राइक करता है और कई दहशतगर्द उसके अंदर मारे जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अक्सर सूरत हाल बदलती है, नरमी पैदा होती है, जो बर्फ़ जम गई थी वो पिघलना शुरू होती है और एक राब्ता होता है, टेलीफोनिक राब्ता पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब से। उसमें जो गुफ्तगू होती है उससे ये तासुर मिलता है कि कुछ मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। फिर NSC की मीटिंग होती है और उसमें भी ये डिसाइड किया जाता है कि बेशक पाकिस्तान अपनी सलामती पर, कौमी सलामती पर, खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा, मगर क्योंकि ईरान एक बरादर मुल्क है लिहाजा मामलात बातचीत से कुछ सुलझाए जा सकते हैं और फिर सुलझ भी गए क्योंकि डीएस्केलेशन की तरफ मामलात चले गए और अब यही डिसाइड किया गया है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा, रिज्यूम किया जाएगा मरहलावार। तो मामलात यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि बरादर मुल्क है ईरान पाकिस्तान का, और फिर फौरी तौर एस्केलेट होने की क्या वजूहात हैं, इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि नुमाइंदा 92 न्यूज़ कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर, वो भी हमें ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, आपकी नज़र में क्या वजूहात थी जो मामलात इतनी तेज़ी से तलख़ी की तरफ चले गए? और ज़ाहिर है कोई एक वाक़या तो नहीं होता कि अचानक से इतने मामला ट्रिगर हो जाएं, क्या पस मंज़र में मुहर्रिकात रहे हैं? अगर आप थोड़ा इस पर रोशनी डाल सकें। जी, सबसे पहले तो खुशखबरी आपको ये बतानी है कि वो तमाम हजरात और वो ख़वातीन जो ये चाहते थे कि जी ये अब मिज़ाइल गिरे हैं, क्रूज़ आया है, फ़लाना हुआ है, ड्रोन हमले हुए हैं, पाकिस्तान भी हमला कर रहा है, अब देखते हैं, तमाशा देखते हैं, उनके लिए गुजारिश ये है कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपने पूछा अवामिल क्या हैं। देखिए, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर आप देखें पिछले 15 से 17 बरस की जो सूरत हाल है उसमें हमें जो क्विकली मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर और ख़ास तौर पे जब सोवियत यूनियन की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकलती हैं तो ट्रांजिट ट्रेड के मसाइल पेश आते हैं, जिसमें पहली दफ़ा ईरान और पाकिस्तान के जो व्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस आना शुरू होता है। उसके बाद स्मगलिंग आती है जो कि यानी बॉर्डर्स पे स्मगलिंग है। उसके बाद रेफ्यूजीज़ आपके आते हैं। यहाँ से तो बात तक, यहाँ तक तो बात जो थी वो ठीक थी, लेकिन फिर यूँ होता है कि बीच में वो जो आपकी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसने जो है वो इकोनॉमिक, यानी आप बात करते हैं जब आप यानी मईशत की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट की, इन्वेस्टमेंट की, और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ईरान पूरा कर देता है हमारी सरहद तक, और अब हमने अपना काम करना था जो नहीं किया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मैंने पढ़ा हुआ है सारा इतना मोटा सा, उसमें यह है कि हम पाकिस्तान ने जो कुछ करना था वो उसने उस टाइम पे नहीं किया। अब यह कि चूंकि बरादराना ममालिक थे लिहाजा इस पे कहा गया कि बातचीत करते हैं। तो यूं समझिए कि उस पे जुर्माना और वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का फैसला ईरान का वगैरह वगैरह, इन सारे को अगर आप जमा करें और साथ में आप देखें कि ईरान की जो मसरूफियात हैं मिडल ईस्ट में, यमन में, सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात, और ख़ास तौर पे उसके इंडिया के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात जो हैं वो भी अपनी नज़र में अगर आप रखते हैं, और फिर उसका एंटी अमेरिका होना, अमेरिका का उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हिसाब किताब, और अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान के साथ होना, और वो जो है ना कि पाकिस्तान अमेरिका का एक मेजर नॉन नेटो अलाय है, इन सारी चीजों को आप जोड़ लें तो आपको समझ आएगी कि ये क्यों हुआ। अब ये है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और आपके लाखों नाजरीन को, कि इसमें दो बातें बहुत अच्छी हुई हैं। वो अब आप यानी कहेंगे कि जी अच्छी बातें भी इसमें कौन सी हुई हैं, मिसाइल जो हैं और ड्रोन। सबसे पहले अच्छी बात यह हुई है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को, इजराइल को, ईरान को, अफगानिस्तान को, और इसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हो सकते हैं या वो दोस्त जो कि जिन्होंने घात लगाई हुई है, उनको पाकिस्तान ने बताया है कि
जब वक्त आएगा, जब मुसीबत पड़ेगी, जब आप हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। और जिस प्रिसिशन से ये हुआ है, जितनी अच्छी और महारत के साथ ये हुआ है, उससे आपको पता लगा। अब ये है कि इससे थोड़ा सा अब हमने यानी यहां रुकना नहीं है, हमें आगे जाना है, हम इससे आगे जाना है। दोनों मुल्कों ने आपस में बात की है, दोनों फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, बात आगे चल रही है। खुशअस्लूबी से निमट गए मामला की अच्छी बात है। राव खालिद साहब, जाहिर है देखें, दहशतगर्दी का सामना दोनों ममालिक को ही है, तो बजाय इसके कि ईरान पाकिस्तान को एतमाद में लेता और मिलकर कुछ किया जाता इस पर, लेकिन उसकी जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हो जाती है। कितना गैर मुनासिब इक़दाम था और क्यों पहुंची इस नहज पर बात? देखिए, एक तो वो कहते हैं कि रमूज़ मुमलिकत ख्वेश खुसरवा दानिंद, ये हुकूमती जो हैं वो बादशाह और जो लोग हुक्मरान हैं या हुक्मरान रहते हैं, तो वो जानते हैं कि किस तरह से ये मामला चलते हैं। मैं बिला वजह गैर ज़रूरी तबसरा ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ और इस तरह है और उस तरह है, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब मेरे मुल्क की सलामती को ख़तरा होता है तो मेरा फ़र्ज़ है इफ़ एंड बट्स के बगैर मैं अपने मुल्क की सलामती के लिए जो कर सकता हूँ करूँ, जान के हवाले से, माल के हवाले से, मदद के हवाले से, सपोर्ट के हवाले से, ज़ुबानी अमली जो भी कर सकता हूँ वो करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आपका सवाल की तरफ आते हुए मैं मकसद क्या था और उससे ईरान को फ़ायदा क्या हुआ। हाँ। अभी तक तो मेरा ख्याल है जितने ज़हीन लोग बैठे हैं, तबसरा निगार हैं, क्लोजली देखते हैं रीजनल डेवलपमेंट्स को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को, एक्सपर्ट्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ईरान को ये क्या सूझी कि हर तरफ उसने पहले ही उसके चल रहे मसाइल यमन में चल रहे हैं, फिर इसराइल के हवाले से, हिज़्बुल्लाह के हवाले से और सारी चीज़ें उसकी अमेरिका के हवाले से ऑब्वियसली। तो ये उसको क्या सूझी कि पाकिस्तान जो सदियों से तो हमारा एक रिलेशन है ही है, लेकिन दिहाइयों से हम जब से पाकिस्तान बना है सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया, तो पाकिस्तान के साथ ये इसको ये क्या यानी सूझी। और उस वक्त पे जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर दौरा कर रहे हैं ईरान का, एक बात कही जाती है कि जी डीप स्टेट वो है, उसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ईरान की हुकूमत ने उसे ओन किया है। ईरान की हुकूमत ने कोई वर्ड मिन्सिंग नहीं की, क्लियरली उन्होंने ओन किया, ना उन्होंने कोई उस पर पशेमानी किसी किस्म की जाहिर की थ्रू आउट। और मजे की बात है जब हमने रिटेलिएट किया तो कोई परेशानी भी नहीं उन्होंने जी कोई परेशानी भी उन्होंने नहीं जाहिर की। जब हमने रिएक्ट किया अमली तौर पे, हमने जब निशाना बनाया तो उन्होंने रिएक्ट कोई यानी उस पर भी रिएक्शन उनका कोई परेशानी वाला नहीं था। तो ये मकसद क्या था इसका, शायद किसी वक्त जाके ये बड़ी हैरत अंगेज सारी डेवलपमेंट है किसी वक्त खुल जाए। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है देखने की वो है जो बैनुल अक़वामी सियासत है उसकी मुनाफ़क़त और जो बेरहमी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे मामलात के ऊपर उनको सांप सूंघ जाता है। तो मसला ये है कि मशरिक़ वस्ता में अमन तबाह हो रहा है, फ़लस्तीन के मसाइल चल रहे हैं सारे, तो उस वक्त वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। इधर शरारत करने के लिए फ़ौरन बीच में कूद पड़े कि किसी तरीके से ये मामला आगे बढ़े। अमेरिका तो बड़े अरसे से चाहता है, उसने सीरिया की वॉर शुरू इसलिए की थी कि किसी तरीके ईरान को और तुर्की को। मुझे इजाजत दीजिएगा साकिब, ये ज़ाहिर तय तो हो गया है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो बहाल होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, मरहला वार होंगे, क्या तय पाया है, बताइएगा ज़रा इस बारे में। एक तो जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रही हैं कि चीज़ें जो है वो काफ़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रही हैं और दोनों ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा के दरमियान कल बात हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक जो वो बातचीत का इंटरनली सिलसिला है वो जारी है और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत जल्द जो है वो बहाल होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, क्योंकि जब ईरान ने हमला किया उसके बाद पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और देना चाहिए था कि मुल्की वकार और खुद मुख्तारी पर यह हमला था। लेकिन इसमें जो बेहतरी का अंसर है उस जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद जो उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आई उसमें बड़ा एक ऐसा जवाब था कि हम जो है वो दो ब्रादर मुल्क हैं, हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और वो कंटिन्यू करने चाहिए। तो फिर उनका ईरान से भी वही जवाब आया। तो अब ये चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो आइंदा चंद रोज़ तक जो है वो बहाल होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। कल जो एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई दोनों
दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान वो बड़ी तवील थी और यकीनी तौर पर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स उसमें डिस्कस किए गए। बिल्कुल जी, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में नाज़रीन के जबकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, इस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन का मैदान सजने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और तमाम ही जमातें इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में नज़र आ रही हैं, मगर दो पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी की अगर इलेक्शन कैंपेन का थोड़ा सा मवाजना करें तो उसमें बड़ा वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी जारहाना अंदाज में अपनी कैंपेन करती हुई नज़र आ रही है, बड़ा अच्छा नैरेटिव बना रही है, नवाज शरीफ को, नून लीग को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। मगर जो नून लीग की अगर कैंपेन की बात की जाए, नवाज शरीफ साहब बड़ी मुश्किल से एक तो वो आए, अवामी प्रेजेंस उनकी उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, और जब वो आए भी तो सिर्फ 10 मिनट का उन्होंने खिताब किया, उसमें भी उन्होंने कोई बुलंदबांग दावे और वादे नहीं किए, बल्कि मुझे क्यों निकाला की रुदाद उन्होंने एक बार फिर सुना दी। इसके अलावा अगर मंशूर की बात करें तो पीपल्स पार्टी बड़ा ही जामे एक अवामी मुआशी मुआहिदा दे चुकी है, बड़ी जो चीदा निकात हैं वो भी बता चुकी है, डिटेल्ड एक उनका डॉक्यूमेंट है जो कि वो दे चुके हैं। मगर नून लीग का अभी तक मंशूर ही नहीं आ रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को उनका मंशूर जारी किया जाएगा, जो कि इलेक्शन की तारीख से सिर्फ 10 दिन पहले ही होगा। तो क्या वो बहुत इजी ले रहे हैं इन इलेक्शंस को नून लीग वाले, ये सवाल है, या फिर बहुत मुश्किल उनको लग रहा है क्योंकि बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और मंशूर और बयानिया अगर अभी तक नहीं बन पा रहा है तो इसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तो ये कि वो बहुत ज़्यादा ईजी ले रहे हैं, या फिर ये कि उनको बहुत मुश्किल हो रही है बयानिया बनाने में कि लेके जाना क्या है आवाम के पास। इस पर बात करेंगे। साथ ही पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि नून लीग के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, अलबत्ता आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हम इत्तेहाद करके हुकूमत बना सकते हैं। तो क्या ये स्ट्रैटेजी उनकी कमज़ोरी दिखा रही है कि वो शायद ख़ुद इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं कि अकेले तने तनहा हुकूमत बना सकें, या फिर ये अच्छी सोची समझी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है? इसी पे बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों पार्टीज़ की इलेक्शन कैंपेन का, तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी में नून लीग की निस्बत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ रही है, ज़्यादा जारहियत नज़र आ रही है? देखिए, नून लीग की सियासत से बात शुरू करते हैं। उसी में से बिलावल साहब की जो उम्मीद है या उनके जो जज्बा है उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि उनकी मुहिम क्यों तगड़ी होती जा रही है। जो मुहिम आपने भी कहा कि क्या मुहिम करें अब नून वाले, वो उन्होंने तमाम तर सपोर्ट के बावजूद, तमाम तर इवन पंजाब की जो खबरें आ रही हैं कि सरकारी मदद भी पंजाब गवर्नमेंट की उनको हासिल है और वो ब्यूरोक्रेट्स उनके बहुत सारे चहेते बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उसके बावजूद वो उनके जलसे जो हैं वो कॉर्नर मीटिंग से बड़े नहीं हो रहे, या जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उससे ज़्यादा कुछ लोग हो जाते होंगे, तो वो एक तो वो हो नहीं पा रहा। फिर उनको सीट एडजस्टमेंट में सरेंडर करना पड़ा, कंप्रोमाइज़ बहुत करना पड़ा। उसके बाद पार्टी के अंदर जिस तरह से मुखासमत बढ़ रही है, अभी मेहताब साहब, जो सरदार मेहताब साहब, तो उनको पार्टी से उन्होंने निकाल दिया, शायद खान अब्बासी पहले चले गए, मिफ्ता इसमाइल चले गए, ज़ुबैर साहब जो उनके बहुत करीबी थे वो भी चले गए, चले ही गए ऑलमोस्ट, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। जी जी। तो महसूस यूँ हो रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही थी वो तो शायद मिल गई, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड में पीएमएलएन को सबसे ऊंची जगह पे खड़ा कर दिया गया और बाकी सब नशेब में है। और एक पार्टी तो जो पंजाब में मुकाबले में है वो तो मजीद गहराई में जाती नज़र आ रही है, ना निशान है उसके पास, आज़ाद उम्मीदवार है, उनका आगे चल के पता नहीं क्या बढ़ना है। इन चीज़ों से मुझे लग ये रहा है कि पीएमएलएन की खुशफहमी इस कदर बढ़ गई कि मसला ही कोई नहीं, अब तो यानी सैया भय को तवाल अब डर काहेगा। अच्छा। तो उस टाइप की एक मेंटेलिटी शायद उनमें आ गई कि हमें शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पॉलिटिकल मैदान में आते हैं तो फिर पॉलिटिकल फोर्सेस से आपको फेस करना पड़ता है, वोटर को आपको फेस करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप आवाम के मत्थे ही ना लगे और आप कहें हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे, और उनके शायद दिल में अब ये ख्वाहिश है ना, लेकिन मुश्किल में तो वो फंसे उस वक्त जब आवाम में जाना है, ये मुश्किल तो है ना बरकरार।
यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही अर्ज कर रहा हूँ कि अवाम के मत्थे लगे बगैर तो आप नहीं जा सकते ना कहीं। आप अवाम से वोट लेना है, अवाम के पास आपको जाना पड़ना है, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये लग रही है कि जो बैलेट पेपर दिए जाएं इलेक्शन में उस पे ऑलरेडी जो प्रिंट हो उस पे मोर भी साथ ही लगी हो शेर के ऊपर। अच्छा। तो फिर उसका हो, तो आप जब अवाम के राब्ते में नहीं जाएंगे, अवाम में मुहिम नहीं चलाएंगे, अवाम से राब्ता नहीं रखेंगे, तो आप किस तरह से इसको लेके आगे चलेंगे? सही बात तो है। मसला ये परेशानियां होती हैं। मैंने देखा इसाक खान साहब जब रिटायर थे, बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट और सदर और सब कुछ थे, जब वो नहीं रहे थे हुकूमत में और वो मशीनरी और वो सपोर्ट वाली नहीं थी उनके साथ, तो उनको मैंने ऐसी हालत में देखा है कि तरस आता था उनको देख के। तो इसलिए अपने जो उनकी पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उनको उन्होंने एग्जेंट किया। मैं बहुत बार कह चुका हूं, मियां साहब जो लंदन में बैठे रहे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उनको यहां होना चाहिए था। दूसरा उनके साथ एक हाथ हुआ है, वो ये हुआ है कि पीडीएम की बाकी सारी जमातों ने बड़ी बारीकी से 16 माह की सारी नाकामी है जो उनके गले डाल दी है। वो आपको बिलावल की तकरीरों में नजर आती है हर जगह में बैठ के। तो यहीं से उनकी उम्मीद, अब बिलावल साहब की जो उम्मीद है, अगर मुझे पता है कि नून इस वक्त कहाँ खड़ी है और वो समझ रहे हैं कि बस होगी उनकी, वो कुछ नहीं कर सकते अब आगे, अब तो अवाम ने करना है जो भी करना है, वोटर्स ने करना है जो भी करना है। तो बिलावल साहब की उम्मीद अगर मुझे पता है, आम लोगों को पता है, तो बिलावल साहब को भी पता है कि नून लीग की सिचुएशन क्या बन रही है इस वक्त, इसलिए उनकी उम्मीद बढ़ती चली जा रही है और वो ज़्यादा जज्बे से अपनी कैंपेन जो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके दूसरी वजह उसकी ये है कि जो आज़ाद जो उम्मीदवार आ गए बहुत ज़्यादा, एक तो जेन्युइनली आज़ाद है, एक वो जो पीटीआई का निशान ना मिलने की वजह से आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके होते हुए जब इतने सारे आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हों तो जाहिर है उनकी आंखों में रोशनी चमक आ जाएगी कि अब जो है वो ये तो बड़ा आसान काम हो गया है, तो इनको पकड़ना करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। इसलिए वो ज्यादा जज्बा उनमें देखने में आ रहा है, ज्यादा जोश उनमें देखने किया उन्होंने, ठीक है। की जो बात हो रही है पीटीआई की तरफ ज्यादा इशारा है, यानी आप समझ रहे हैं कि बज़ाहिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कोई अलायंस बन सकता है? ऑब्वियसली अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी का हो जाए वो तो एक और ही फिर गेम हो जाती है ना, वो तो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है। और इलेक्शन से पहले अगर कोई इस किस्म का इशारा हो जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक डिफरेंट ही ये सीन होगा फिर। अच्छा। उसमें फिर पीएमएलएन के लिए तो फिर गुंजाइश ना होने के बराबर रह जाएगी, बल्कि आईपीपी के लिए भी नहीं रह जाएगी। उसके बाद एएनपी जो है वो एएनपी और जेयूआई ऑलरेडी एलाई हैं तकरीबन पीपल्स पार्टी की, उनके साथ ही जाएंगी। एमक्यूएम जो है वो अगर सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बननी है या बन जाती है तो एमक्यूएम के लिए भी ऑप्शन कोई नहीं होगी उधर जाए। इसलिए बिलावल को ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मेरे हिसाब से, ये सारा सिनेरियो उनके सामने आ रहा है, ज़ाहिर उनके भी लोग बैठे हैं देख रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए वो उनमें जोशो जज्बा ज़रा रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। जी अच्छा, नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है क्या पीपल्स पार्टी की जो ये पॉलिसी अभी स्ट्रैटेजी सामने आई है एक इंटरव्यू में, क्या आज़ाद अरकान के साथ मिलकर एक हुकूमत बनाई जा सकती है? क्या ये एक अच्छी वाइज पॉलिसी है और क्या इशारा वाकई पीटीआई के ही आज़ाद अरकान की तरफ है? और अगर ऐसा हो जाता है तो नून लीग के लिए कितना टफ टाइम हो सकता है, खुसूसन पंजाब में? सबसे पहले तो आपको और आपके नाज़रीन से ये गुजारिश करनी है कि एक तो वहम आप दूर कर लीजिए, एक तो शक दूर कर लीजिए। और वो क्या है? जब हुकूमत बनाना ही मकसद है तो फिर उसमें ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो नून के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और फलाना फलाना होगा और इंडिपेंडेंट पता नहीं किधर चले जाएंगे, मैं आपको बड़े वसूख से ये बताता हूँ कि ये और हमने ये पीडीएम में देखा, हमने पीडीएम की हुकूमत में देखा कि वो जो 16 महीने चली उसमें जो चूचू का मुरब्बा बना उसमें सवाए पीटीआई के सारी तो यानी पार्टियां मौजूद थी। तो जब हुकूमत बनाना मकसद है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पीपल्स पार्टी को कल को हम देखें कि जी नून के साथ मिलके उधर से एमक्यूएम भी साथ आ गई। और जहां तक ये बात है आपकी ये जो आज़ाद परिंदे हैं, असल में इस दफा ऐसा होगा कि जो एक नॉर्मल तादाद होती है ना आज़ाद उम्मीदवार की, उनसे कई गुना ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार होंगे। और वो जो आज़ाद परिंदे हैं उनको दाना तो फेंकेगी पीपीपी भी और नून भी फेंकेगी। अब यह है कि वो चुगते क्या हैं और उनकी जो वो है जो उनकी क्या कहना चाहिए जो वाबस्तगी है, क्या वो पीटीआई के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, ये है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो आपकी इस्तेहकाम पार्टी है आईपीपी जो है जहांगीर तरीन साहब की,
इसको अगर हमने किंग मेकर पार्टी बनाना है और पुराने जमाने की PMLQ का किरदार इसको देना है, तो इसको और नून को कितने कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे इसके लिए, ये दो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। और इन दो फैक्टर्स के साथ अगर आप देखें नून लीग को तो बहुत होमवर्क बाकी है, अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो बहुत होमवर्क बाकी है। बाकी रहा ये मंशूर वंशूर का, ये तो सारे वो ख्वाब होते हैं, इसमें से कोई भी चीज जो है वो आपको ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि ये सिर्फ इलेक्शन तक होते हैं, उसके बाद ये बात खत्म हो जाती है। कोई आवाम के सामने कोई चीज़ लेके जाना नज़र आता है, कोई एंथुजियाज्म नज़र आता है, वो तो आ ही नहीं रहा नज़र नून लीग में। पीपल्स पार्टी तो कर रही है फिर भी काम। देखिए वो नून लीग का आपने जिस हाफिजाबाद के वो जलसे का बताया ना, जिसमें वो तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बोले हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें वाजे हुई। एक चीज़ ये वजाहत से पता लगी कि अगर सारी चीज़ें तय हो जाएं कि जी ये आपका इस तरह से होगा और ये होगा और वो सारे मेल जोल सारे हो जाएं, तो तसल्ली हो जाती है आदमी को। ये नहीं है कि उनको डर है कि वो जीत नहीं सकेंगे। आप उनको पता है क्या है, मुझे लगता ये है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए वो वहां गए थे, उन्होंने फॉर्मेलिटी निभाई कि देखिए जी हम भी जलसे कर रहे हैं। जो विगर और जो स्ट्रेंथ और वो जो एक वो नजर आ रहा है ना जज्बा, वो तो आपको पीपल्स पार्टी में नजर आ रहा है, या फिर आपकी जो एक दो और जमातें जैसे जमात इस्लामी जो है वो वाकईतन यानी बीच में आई हुई है, MQM बीच में आई हुई है, ये लोग अभी खुल के सामने आएंगे। और उसमें असल चीज ये है कि जिस पार्टी को कहा गया, देखे ना नवाज शरीफ साहब आए तो हमें पता लगा जी कि ये तो जो है वो आने वाले चौथी दफा बनने वाले वजीर आजम हैं। तो अगर तो ये बात है तो फिर उनके चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट है वो क्यों नहीं है? अगर तो ये बात है तो फिर क्या वजह है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है कि अभी कुछ मामला तय होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 18 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, गिन के 18 दिन। इन 18 दिनों में ये जो 3-4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं ना, इनकी बेस पे ही सारा कुछ फैसला होगा। और एक दफा फिर से कहूंगा कि हुकूमत बनाना ही सारी पार्टियों का मकसद है, और अगर ये मकसद है तो उसमें हम कल को देख सकते हैं, जिस तरह हमने माजी में देखा कि जरदारी साहब जफ्फी डालेंगे नवाज शरीफ साहब को, और यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब को जफ्फी डाल रहे होंगे, MQM साथ बैठ के मुस्कुरा रही होगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और मौलाना साहब तो जो हैं वो तो सबसे बड़ी कुर्सी पे आपको बैठे नजर आएंगे। तो ये देखने की बात है, देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। चलें साकिब, ये बताएं कि नून लीग के अंदर इतना ठंड प्रोग्राम क्यों है? ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे अवाम में? क्या खबरें चल रही हैं, क्या सोच रही है नून लीग? एक तो एक जो आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बात हो रही है, उस पर एक कमेंट करके फिर मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो देता हूं कि आर्टिकल 63 है, उसका सेक्शन है 2। इस सेक्शन के हवाले से मेरी कोई जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हैं उनके जराये से भी बात हुई है, फिर जो PTI का जो लीगल माइंड है, लीगल टीम है, वो भी ये सोच रही है कि ये वो सेक्शन है, क्योंकि अभी बल्ले का निशान जो वापस लिया गया है इसकी डिटेल जजमेंट आनी है। उस डिटेल जजमेंट में एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इसी जो सेक्शन है इसका हवाला देकर कि जिन उम्मीदवारों ने अपने टिकट्स जो जब उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए उसके ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी PTI लिखी थी, तो एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जो डिटेल जजमेंट आए उसमें उसको सिक्योर कर दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 63 की सेक्शन 2 जो है उसमें जो मैटर है थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की जरूरत है। अगर तो इसको इंटरप्रेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर उनको कहीं ना कहीं सिक्योर भी किया जा सकता है कि जिन आजाद उम्मीदवारों की तरफ बिलावल देख रहे हैं या दीगर पॉलिटिकल पार्टी देख रही हैं, तो ये एक लीगली और कानूनी तौर पर एक चीज मौजूद है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगरचे कम चांसेस हैं इसके, लेकिन इसको इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मेरी इसमें थोड़ी क्लैरिटी दें, पार्टी के बरकरार रहने के चांसेस हैं, आप ये कह रहे हैं? जो PTI है, जी मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ देता हूं। अ मेंबर ऑफ हाउस शैल बी डीम्ड टू बी मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी इफ ही हैविंग बीन इलेक्टेड एज कैंडिडेट और नॉमिनी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी which constitute the parliamentary party in the house
अच्छा, ये जो सेक्शन में पढ़ रहा हूं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इसकी थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिटेल जजमेंट में इसकी वजाहत कर दी कि आपके पास बल्ले का निशान नहीं है लेकिन नॉमिनी आपके वो हैं, उसके पास निशान और हैं, तो देन हो सकता है कि वो जो आजाद वाला एक फैक्टर है उनको कवर जो है वो मिल जाए इस सेक्शन की वजह से। तो ये एक लीगल पॉइंट बरकरार रहेगी एक जमात की, और अगर वो डिफेक्शन में कभी जाते हैं फिर पॉलिसी एक आ जाएगी एक पार्टी की, और डिफेक्शन में अगर जाते हैं तो फिर वो लागू होगा उनके ऊपर। यही बात है। जी 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 वो मशरूत है कि इसकी वजाहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी जो डिटेल जजमेंट है उसमें कर दे, या पीटीआई जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो लेकर चली जाए। तो उसके बाद आजाद वाला जो है 3-4 पॉइंट्स हैं जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से। एक जो इंटरनली जो नून लीग के जराए हैं वो ये भी बताते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मौजूद हैं। एक गैर यकीनी की सूरत हाल आज भी मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं फील करती है कि कहीं 18 दिन रह गए हैं, उनका मंशूर अभी सामने नहीं आया, उनकी मुहिम उस तरह एक्टिव नहीं हो सकी, उनका जो जलसों का एजेंडा है वो जलसों का एजेंडा एक शख्सियत से शुरू होता है वहीं उसी पे खत्म हो जाता है। 1.5 साल जो उन्होंने पीडीएम की हुकूमत गुजारा वो उसको ऑन ही नहीं करते। इसके अलावा एक और बात जो है वो बात की गई जो आजाद उम्मीदवारों की, आजाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी देख रही है, आसिफ अली जरदारी साहब देख रहे हैं, यकीनी तौर पर जो जहांगीर तरीन साहब है उनको तो आप इस से निकाल ही नहीं सकते जिनके पास जो है वो मौजूद है सारे जराए। तो इस सारे मामले में जमहूरियत कमजोर होगी। जमहूरियत हमने देखा कि जब बल्ले का निशान एक पीटीआई पार्टी से चला गया तो उससे वक्त जमहूरियत कमजोर हुई, और उस वक्त जब 8 फरवरी को अगर जो हमने अभी कानूनी एक शिक का हवाला दिया, अगर इससे भी उनके जो पार्लियामेंट्री एक पार्लिमानी पार्टी है वो सिक्योर ना हुई तो फिर आजाद उम्मीदवारों की फिर मंडियां ही लगेगी, और जो मंडियां लगेंगी वो मरकज में भी और सूबे में भी किसको डांट डालेंगी? मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर वो मरकज में हुकूमत बनाए तो पंजाब उनके पास हो, अगर पंजाब कहीं आगे पीछे होता है तो फिर उनको वो जो है वो मरकज में इस तरह मजबूत हुकूमत उनकी नहीं बन सकेगी। तो इसलिए ये जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर जो है मौजूद है। ख्वाजा आसिफ जो है वो ये समझते हैं कि अभी तक हमारा मंशूर नहीं आया और उस तरह मुहिम भी नहीं चली। राना सनाउल्लाह कहते हैं हम मैक्सिमम सीटें ले लेंगे। तो ये बहुत सारे सवालात अभी मौजूद हैं, इसीलिए 18 दिन पहले भी वो चार्ज्ड माहौल पंजाब में खासतौर पर हमें जो है वो नजर नहीं आ रहा। राव खालिद साहब, ज़ाहिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं अगर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाई जाए तो हंग पार्लियामेंट बन सकती है। आप समझते हैं कि ये कोई इतनी अच्छी पॉलिसी होगी नहीं, मगर क्या ये भी बात सही है कि फिर मजबूरी बन जाएगी और ऐसे ही करना पड़ेगा? अच्छा, एक तो बुनियादी इस पे नुक्ता जो मैं बहुत बार बार कहता हूँ जी, इस इलेक्शन के बाद हम जो देख रहे हैं या सोच रहे हैं या फैसला साज जो सोच रहे हैं वो एक मुस्तहकम हुकूमत का सोच रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकती, आप जो मर्जी कर ले। इसलिए इस किस्म की हुकूमत बनाना या उसके लिए कोई माहौल पैदा हो जाए या चीज़ हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारे लिए अच्छा होगा, इलेक्शन के लिए भी अच्छा नहीं होगा, मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और ओवरऑल जो सूरत हाल है जिस किस्म की पाकिस्तान में बनी हुई है उसमें भी ये बहुत अच्छा नहीं होगा। मुआशी तौर पे तो यकीनन आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी, और सोसाइटी के अंदर उससे हिजान और तफरीक जो है ना वो बढ़ेगी यकीनन। इसलिए इस किस्म की कोई भी कोशिश को डिस्करेज करना चाहिए। और मैंने पिछले इतवार के प्रोग्राम में ये मजबूत है जो 2 तिहाई अक्सरियत ले जाएगी और हंग पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। 2 तिहाई अक्सरियत की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट तो बन जाती है। लेकिन मसला ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, जिस किस्म का माहौल अब है, इस पे भी पॉलिटिकल पार्टीज को कंसर्न शो करना चाहिए था कि ये माहौल बेहतर किया जाए, तमाम लोगों को खेलने दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड। इस तरह ना हो कि एक बंदा 10 फुट ऊंचा खड़ा है, एक बंदा 20 फुट नीचे खड़ा है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं इस तरह से होता। लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है कि ठीक है 1-2 फुट ऊपर नीचे हो जाए, खैर है कोई नहीं, इतनी सिर्फ फेवर हो जाती है दाएं बाएं। तो वो अगर उस पर करें, फिर जब गवर्नमेंट बनती है, कोई भी बनाती है गवर्नमेंट, कोई नाराज़ है, कोई खुश है अपनी जगह पे, लेकिन उसमें फिर सारे पॉलिटिकल जितनी भी एलिमेंट्स हैं
और जितने स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट के, उन सबको मिल के फिर चलना होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माहौल है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है। हम बहुत से चैलेंजेस ऐसे हैं जो शायद पाकिस्तान के सामने पहले नहीं थे, और जिस तेज़ी से दुनिया आगे जा रही है, हमें उस तेज़ी से आगे जाने के लिए अगर बाकी 50 की स्पीड पे जा रहे हैं तो हमें 200 की स्पीड पे सफ़र करना है। तो उसके करने के लिए आपको ये सारी हमारी जो एलीट, बेसिकली पॉलिटिकल एलीट और ओवरऑल एलीट है, वो क्योस की एजेंट बन गई है। किसी ना किसी तरह किसी को मसला हुआ, उसने हंगामा खड़ा कर दिया, 4 बंदे जिसके पीछे खड़े हो गए उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, 500 ताजर खड़े हो गए सड़क के ऊपर, जी हमसे टैक्स क्यों ले रहे हैं। तो हम क्योस क्रिएट करते हैं, हमें वो क्योस ख़त्म करना है, पॉलिटिकल स्फीयर से भी, अदरवाइज भी इकोनॉमी का क्योस भी ख़त्म करना है। तो वो जब तक हम सूरत हाल उसको रियलाइजेशन नहीं होगी हर जगह के ऊपर और उसके मुताबिक नहीं करेंगे एक्ट, तो ये मामला ठीक नहीं होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF की जानिब से पाकिस्तान को कर्जे की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। साथ ही IMF की जानिब से एक रिपोर्ट भी जारी हुई है और उसमें बताया गया है कि जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत जो है वो दुरुस्त समत में गामजन है, मुआशी आशारी बेहतरी की जानिब हैं, और जो अहदाफ तय किए गए थे IMF और पाकिस्तान की म्यूचुअल कंसेंसस से, वो भी पाकिस्तान अब तक पूरा करने में कामयाब रहा है। साथ ही कुछ इस्लाहात भी बताइए कि तवानाई का शोबा एक है जिसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। इसके अलावा जो महंगाई की सतह है वो ये रिपोर्ट कह रही कि अभी बुलंद है, मगर 2024 के जून तक इम्कानात हैं कि महंगाई की जो शरह है वो भी कम हो जाएगी। नज़रुल साकिब साहब, ये कर्ज का मिल जाना, फिर मुआशी अशारिये कितने मुस्बत हैं? क्या इस्तेहकाम आता नज़र आ रहा है आपको मईशत में आने वाले दिनों में? देखिए रामीन, कर्जा लेकर अगर आपने कर्जा उतारना है तो मईशत का पहिया तो चल सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन मईशत मजबूत नहीं हो सकती। लिहाजा ये कहना कि ये ट्रांश मिल गया है तो पता नहीं क्या हो गया है, कुछ होगा इससे। इससे यह है कि जो आपने कर्जे वर्जे देने हैं, जो आपके इमीडिएट एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे होंगे। जो मुझे बात साहब के एक बयान से नजर आई ना, 1-2 दिन पहले उन्होंने फरमाया कि IMF के पास ना जाने का फैसला किया तो कमर कसनी पड़ेगी। मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और मैंने सोचा कि अब इस कमर को और कितना कसना है हमने। अगर फर्ज करें कि नून लीग आ जाती है और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मेरे फेवरेट लीडर हैं, साहब फिर से एक दफ़ा से एक वजीर ख़जाना बनते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि कमर कसनी पड़ेगी तो और कितनी कमर कसनी पड़ेगी, ये तो सवाल हो गया। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक आपके बारे में क्या कह रहा है इस वक्त के हालात के बारे में, और जो इलेक्शन के बाद सूरत हाल डेवलप होगी आपकी मईशत की, उसको जानना बड़ा जरूरी है। तो बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट, लेकिन 3 पॉइंट्स आपको बताते हैं जी। पहला पॉइंट वो कहते हैं वर्ल्ड बैंक वाले कि हमें खौफ है, वी आर कंसर्न्ड, कि आने वाली हुकूमत मौजूदा पॉलिसियों को बदल देगी। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। नंबर 2, गैस और पावर सब्सिडी पर जो कमिटमेंट्स हुई हैं इस हुकूमत में, निगरान हुकूमत में, इससे पहले आइंदा आने वाली हुकूमत इसको चेंज कर देगी। तीसरी, ट्रेड, टैरिफ और टैक्स पे जो हमारी बातें तय हो गई हैं वो आइंदा आने वाली हुकूमत उसको बदल देगी या उसमें कोई तरमीम ले आएगी। अब ये वर्ल्ड बैंक साहब, यानी वर्ल्ड बैंक से ये बयान आया और ये रिपोर्ट आई है, और ये बड़ी यानी जो समझिए कि इतनी कोई खुशकुन रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर उनको ये खौफ है तो इसका मतलब है किसी बेसिस पे होगा। बाकी जब हम देखते हैं दूसरी तरफ जो आपके मईशत के इस वक्त के मसाइल हैं, 4 बताता हूं आपको, और उसका इस वक्त तो क्या, आइंदा आने वाली हुकूमत और हुकूमतों को इसका करना पड़ेगा, और वो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, IMF से भी हमें ये रिपोर्ट मिलती है। आपके जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद, जो पाकिस्तान में जो मौजूद आपके मईशतदान हैं, वो भी यही कहते हैं कि असली बड़े मसले तो ये हैं। हमारे सियासतदान कहते रहें बिजली ऐसे कर देंगे, तनख्वाहें बढ़ा देंगे, भाई कैसे बढ़ाएंगे आप, जरा देखिएगा। लो टैक्स रेवेन्यू, ये मैं आपको IMF और वर्ल्ड बैंक और जो सारे हमारी जो रिपोर्टें मैं पढ़ता हूं उसमें से जो मुझे समझ आई है, पाकिस्तान के इस वक्त के बड़े 4 मसाइल। लो टैक्स रेवेन्यू, इसके लिए आप देखिएगा कोई सियासी पार्टी आपको बोलती हुई नजर नहीं आएगी। सही। दूसरा,
लार्ज एनर्जी सेक्टर डेट है जो आपका कर्जा है एनर्जी सेक्टर का। तीसरा, ये जो आपके एसओईज हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें आपका ये पीआईए आता है, आपका ये जो आपकी यदि है स्टील मिल आती है, और इस तरह के सारे जो हैं, इन पे जो लॉसेज आपको हो रहे हैं, ये एक ह्यूज अमाउंट है आपकी। चौथा, आपका लो एक्सपोर्ट्स हैं जो इस वक्त हुई हुई हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सपोर्ट और आपकी इंडस्ट्री का जो हाल है, जिसकी वजह से कि एक्सपोर्ट आपका जो है वो कम हो रहा है, उसका। और लास्ट है सुपर सब्सिडीज। अब मुझे ये बताइएगा कि जितने मंशूर आपने और मैंने और राव साहब ने पढ़े हैं और साकिब ने पढ़े हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं, किसी एक में मुझे बताइएगा कि इन बड़े बड़े मसाइल की तरफ निशानदही भी की गई हो। बिल्कुल नहीं की। वो क्या कर रहे हैं? हमारे सियासतदान बता रहे हैं कि जी बिजली के रेट कम कर देंगे। हम जो है वो आके तो सेहत की तरफ इशारा किया उन्होंने कि जी सेहत में ये होगा, आपके यानी मोटरसाइकिलें मिलेंगी, और पता नहीं किस किस किस्म की बातें हो रही हैं। मसाइल ये हैं, और जो भी सियासी आएगी आपकी, उसने इन मसलों का हल करना है। और अगर ये खौफ है वर्ल्ड बैंक को, रामीन, अगर ये खौफ है तो ये खौफ दूर करना, जो ही हुकूमत आती है उसको ये दूर करना है। नई हुकूमत आती है, ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका कागज के जरिए जवाब देना है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, वही बात कि मईशत की जो सिचुएशन है, आसार ये जो बता रहे हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो हमें बता रही हैं, मंशूर लेकर आ रही हैं, बुलंद बांग दावे हो रहे हैं, ये मैच नहीं करता ना, एडअप नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही है। आज मैंने पढ़ी IMF की रिपोर्ट, मेरी नज़र से गुजरी आई है, आज सुबह ही आई है, जो रिव्यू उन्होंने किया है हमारा दूसरा स्टैंड बाई एग्रीमेंट का। तो उसको पढ़ के एक दोस्त ने एक बड़ा अच्छा कोट किया, उसने तबसरा किया ए वन लाइनर, क्या? कैजुअली वॉकिंग टू कैजुअलिटी। ओह। और उसका जो जिस्ट है, उसका जो IMF की रिपोर्ट का जो छोटा सा ब्रीफ पैरा उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है डाउन साइड रिस्क रिमेन्स एक्सेप्शनली हाई। ठीक है, उन्होंने कहा आपने काम तो अच्छा किया है बट नॉट गुड एनफ। ठीक है, तो मसला बुनियादी तौर पे ये है कि जो इक़दामात हमने करने थे, नजम साकिब साहब ने उस तरफ इशारा किया, वो एक तरफ तो हमारा जो हुकूमती जहाज़ी साइज़ जो हुकूमत हमारी है, और SOEs की पर्टिकुलर बात की, बड़े बड़े सुराख हैं उसमें। एक तो हमने वो बंद करने हैं, दूसरी तरफ हमने टैक्स जमा करने का जो वो उसको बढ़ाना है हमने। तो हम तो छोटे छोटे गली मोहल्ले के दुकानदारों से ब्लैकमेल हो रहे हैं उस हवाले से, तो हम कैसे ये इकदाम करेंगे? उसके लिए बड़ी कमिटमेंट चाहिए, उसके लिए बड़ी हिम्मत और जज्बा चाहिए। और एक चीज़ उन्होंने कही, बाकी सब ठीक है, बजट डेफिसिट आपने कंट्रोल किया, तो बजट डेफिसिट कैसे कंट्रोल होगा जब आप इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं? एनर्जी सेक्टर में भी कोई बहुत अच्छी उन्होंने नवीद नहीं सुनाई, करप्शन पे अलहदा उन्होंने जो चीज़ें सुनाई हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो सीन है वो बहुत अच्छा नहीं है, सच्ची बात है। ठीक है, काम बहुत अच्छे हुए हैं, स्मगलिंग पे कंट्रोल हुआ है, थोड़ा करप्शन का भी पर्टिकुलर उन्होंने पॉइंट आउट किया, बाकी चीज़ों पे भी हुआ है, आपका रिजर्व्स बढ़े हैं उस पर भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। आपकी जो मुकम्मल तौर पर रिकवरी होने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा शक। एक खुशी की खबर इसमें, जी, एक खुशी की खबर है, बस एक लाइन में मैं बता दूं कि बच्चे और IMF गैर सियासी होते हैं। IMF की ट्रांच रिलीज होने से मुझे यकीन हो गया 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। ओह, चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी आपने खबर सुना दी। साकिब, ये बताइएगा कि ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं आप सिचुएशन, महंगाई कहाँ पहुँची हुई है? ये जो रिपोर्टें आ रही हैं ये क्या बताती हैं मईशत का अहवाल? एक तो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो मैंने भी देखी है, तो वो डू मोर का जो है वो मुतालबा कर रही है। अपने खदशात भी वो बता रहे हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है। इसमें क्रक्स जो मुझे नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ, क्योंकि अगर बात करें हम जनवरी या दिसंबर 2021 से या जनवरी 2022 से लेकर आज जनवरी 2024 तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आया, कि जब से अदम एतमाद वाला मामला आया, फिर PDM की हुकूमत आ गई। अब देखें, PDM की हुकूमत 1.5 साल रही है, अब कोई ऑन ही नहीं करता उसको, तो इट मीन के 2 साल हमने इसी तरह गुजार दिए। अब फरवरी 8 को भी जो हुकूमत आएगी, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो सियासी इस्तेहकाम है वो मुल्क में पहले आए, एक स्टेबल गवर्नमेंट आए,
और वो अपना काम शुरू करे। असरात तो उसके जो हमारी इकोनॉमी पे ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे, और ये कोशिश जारी रहे, मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहे, तब जाकर इन जो माशी जो मुश्किलात है हमारी उनको हम कम कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में जो महंगाई का जो लेवल है, एक आम जो बंदा है किचन चलाने वाला, अगर बिल्कुल हम उस लेवल पे जाकर देखें तो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा जो सैलरी जो लेने वाले लोग थे, तनख्वाह याफ्ता और इस किस्म के जितने लोग थे, इतना ये तबका मुतासर हुआ है कि हमारी सोच वहमो गुमान से भी ज्यादा है। और तवक्कुआत 8 जो फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं एक स्टेबल हुकूमत से ही है कि वो कोई ऐसी पॉलिसी लाए मुस्तकिल बुनियादों पर, ताकि ये बतदरीज मुश्किलात कम हो सके। लेकिन बज़ाहिर कोई बहुत बड़े और बहुत जल्दी जो है वो मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती। और ये जो रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट भी यही कह रही है कि आने वाली हुकूमत भी ये इक़दाम कंटिन्यू रखे। और ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा कि जो एक कंटिन्यूटी थी, ये जो निगरान हुकूमत है उमूमी तौर पर इनके पास कोई इख्तियारात नहीं होते, तो उनको खुसूसी इख्तियारात दिए गए थे ताकि ये हमारा जो जो मसाइल हैं, जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। उसी तनाज़ुर में ये चीजें आगे बढ़ रही थी। उम्मीद है कि जो आने वाली हुकूमत है इसको जो है वो कंटिन्यू रखेगी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, सवालात आपके जा रहे हैं, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।